युवा साथियों, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठता है बार बार। कुछ ट्रेड यूनियन आवाज उठाते हैं। वो आवाज भी अब थोड़ी कमजोर पड़ गई है कुछ दिनों से, क्योंकि ट्रेड यूनियन भी जिस तरीके से आज के लगभग 10 साल पहले आवाज उठाते थे और जब तक रिजल्ट सामने न आ जाए तब तक झुकते नहीं थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है मानो ट्रेड यूनियन औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों से, लेकिन जनता के बीच जो संदेश जा रहा है, मैं उस संदेश को इस वीडियो के माध्यम से यथावत रख रहा हूं। मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, और यदि उन्हें बुरा लग रहा है तो वे पहले वाली शक्ति के साथ संगठित होकर आगे आ जाए। निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे। अन्यथा अभी आज की तारीख में तो कोई भी ट्रेड यूनियन अपनी आवाज को लेकर मुखरित नहीं हो रहा है, और कर्मचारियों के हित में तो उनकी लड़ाई कहीं दिखाई नहीं देती। व्यक्तिगत स्वार्थवश वे थोड़ी बहुत लड़ाई अवश्य लड़ लेते हैं। बात मैं कर रहा हूं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफत की। निजीकरण क्यों हो रहा है, सरकार इतना निजीकरण क्यों कर रही है। कुछ दिनों तक थोड़ा बहुत विरोध दिखता भी है और बाद में वो विरोध दब जाता है। चलिए अब हम आते हैं कि आखिर निजीकरण का विरोध क्यों और किसे करना चाहिए, किसे नुकसान है निजीकरण से। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय बैंक एवं बीमा कंपनियों के चंद उद्योगपतियों एवं कुछ देशी रियासतों के पूर्व राजा महाराजाओं के नियंत्रण में थे, इसलिए उन बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दी थी, ताकि उन बैंकों एवं बीमा कंपनियों का लाभ निम्न व निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को मिल सके और उनमें कर्मचारियों का शोषण न हो। प्रमुख खनिजों की खदानों का उस समय निजीकरण था, या तो रियासतकालीन व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से उस समय के राजा महाराजा ही खदानों का संचालन कर रहे थे, और देश के स्वतंत्र होने के बाद भी उन्होंने खदानों पर अपना आधिपत्य बनाए रखा था, या एकाधिकार युक्त पूंजीपति थे। सन 1971 में एक कोयला खदान के मालिक ने तो लाइन में खड़ा करके श्रमिकों पर गोली चला दी थी, जिसमें 8 श्रमिक मौके पर ही मर गए थे। बहुत अधिक शोषण था, और तो और काला पत्थर नामक फिल्म भी बनी थी कोयला कर्मचारियों के शोषण पर। तो निजी कंपनियों द्वारा संचालित प्रमुख खनिजों की खदानों में श्रमिकों और कर्मचारियों के शोषण को देखते हुए उन्हें शोषण मुक्त कराने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रमुख खनिजों की खदानों का भी राष्ट्रीयकरण कर दी थी, और जो घाटे में चल रहे थे उद्योग रियासतकालीन या ब्रिटिशकालीन, उन्हें सरकारी सहयोग प्रदान करके नियमितता प्रदान की थी तथा कुछ उद्योगों का सरकारीकरण कर दी थी। राष्ट्रीयकरण का दौर चला था। एकाधिकार युक्त पूंजीपतियों के शिकंजे से अर्थव्यवस्था को मुक्त करने
एवं कार्यरत कर्मचारियों को वाजिब हक दिलाने के लिए। उसके बाद चाइना में भूमंडलीकरण के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, जबकि वो साम्यवादी देश था। वहां तो कम से कम ग्लोबलाइजेशन की, आर्थिक उदारीकरण की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर भी उन्होंने 1979 में आर्थिक उदारीकरण के कॉन्सेप्ट को अपनाया और उसके बाद यह चिंतनीय विषय बना कि भारत के पूंजीपति विदेशों में जाके उद्योग लगा रहे हैं, किंतु विदेशों के उद्योगपति भारत में आके निवेश नहीं कर रहे हैं। इससे विदेशी मुद्रा का भंडारण हमारे देश में नहीं के बराबर था और आर्थिक दृष्टि से देश में संकट पैदा होते जा रहा था तथा रोजगार की संभावनाएं भी सीमित हो रही थी। इन बातों को लेकर, आर्थिक उदारीकरण को लेकर जाने माने अर्थशास्त्रियों के द्वारा 1980 के दशक में ही सम्माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के विचारानुसार ड्राफ्ट बनना तैयार हुआ और जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई तब वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। अर्थशास्त्र के जानकार कहते हैं कि सन 1992 को भारत के आर्थिक स्वतंत्रता का दिवस माना जाता है, वर्ष माना जाता है। इन बातों को हमने इसलिए बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाते हुए भी बार बार इस बात पर जोर दिया था कि किसी भी कीमत में रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाना और एफडीआई बढ़ाना, यहां तक तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ रोजगार के नित नए अवसरों को सृजित करना भी अत्यंत अनिवार्य है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो यहां तक कहा था कि यदि कोई उद्योग घाटे में चल रहा हो तो घाटे से उबरने के लिए और भी दूसरे प्रयास किए जाने चाहिए। घाटे से उबरने के प्रयास के तहत सबसे पहले कर्मचारियों की छटनी या कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। एक सोच थी, लेकिन अब तेजी से निजीकरण हो रहा है और निजी उद्योगपतियों को कर्मचारियों की छटनी के लिए कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। कभी भी रखो, कभी भी निकालो, उन्हें आजादी है। श्रम कानूनों को ही निलंबित कर दिया गया है। बड़ी दिक्कत है। दिक्कत कहां शुरू होती है? क्योंकि यह आज की बात नहीं है। देश स्वतंत्र हुआ तब से हम ले ले, हम उसके पहले की बात नहीं करना चाहते। तो देश स्वतंत्र हुआ उस समय से ही इस बात की चिंता देश के नीति निर्धारकों ने की थी कि हमारे श्रमिकों का बहुत अधिक शोषण हो रहा है। बंधुआ मजदूर प्रथा भी उस समय तक थी। तो उन्होंने श्रमिकों को शोषण मुक्त करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया। उसे 3 भागों में बांटा।
अकुशल, अर्धकुशल और कुशल, अशिक्षित या अल्पशिक्षित वर्ग के केवल श्रमिकों के लिए मजदूरी तय हो गई। उसके 11 साल बाद निजी विद्यालयों के, स्कूलों के शिक्षक न्यायालय गए और उन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को न्यायालय के समक्ष रखते हुए कहा कि यह न्यूनतम मजदूरी है निर्धारित सरकार की ओर से और हमें इतनी कम वेतन मिल रही है। न्यायालय ने कहा आप शिक्षक हैं, श्रमिक नहीं, ये कानून आप लोगों के लिए लागू नहीं होता। उसके बाद लिपिक वर्ग से लेकर भिन्न भिन्न वर्ग के शिक्षित वर्ग के कर्मचारी न्यायालय पहुंचे और उन्होंने भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का रेफरेंस देते हुए अपने लिए कम से कम न्यूनतम वेतन की कोई व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील व आग्रह न्यायालय से किया। लेकिन न्यायालय ने कहा कि सरकार की ओर से शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन संबंधी कोई कानून बना ही नहीं है, जिसके कारण वे कोई व्यवस्था नहीं दे सकते। कहने का तात्पर्य ये कि शुरू से ही निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में वेतन में बहुत बड़ा अंतर रहा है। निजी क्षेत्र में कंपनी मालिक अपने नफा नुकसान को देखते हुए कर्मचारियों की वेतन निर्धारित करते रहे हैं, उन्हें कर्मचारी की योग्यता से कोई मतलब नहीं रहा है। इस वजह से निजीकरण का विरोध हो रहा है, होना चाहिए यदि यह है, और इतना विरोध होना चाहिए कि सरकार हिम्मत न कर पाए, और नहीं तो निजीकरण का स्वागत होना चाहिए। किन परिस्थितियों में? जब सरकार सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दे। ये कैसे हो सकती है? ये यदि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सरकार ने जैसे संसद में बिल पारित करके लागू किया है, उसी प्रकार जनरल मजदूर से लेकर जनरल मैनेजर तक के लिए अलग अलग स्लैब तय कर दे। सरकार के विभागों में जितने अलग अलग कार्यों के लिए वेतन का निर्धारण किया गया है, स्लैब तय किए गए हैं, उसी तरीके से निजी क्षेत्र के लिए भी स्लैब तय कर दिए जाए और सरकारी और निजी क्षेत्र के वेतन में बिल्कुल अंतर न रहे। एक समान वेतन, समान कार्य, समान वेतन, चाहे सरकारी हो चाहे निजी क्षेत्र हो, ये व्यवस्था सरकार तय कर दे, तब सरकार सारी कंपनियों का निजीकरण कर दे, कोई दिक्कत नहीं। किसे सरकार सरकारीकरण में डालती है, किस कंपनी को, किस उपक्रम को, और किसे निजीकरण में डालती है, सरकार का विषय होगा। इससे लोगों को कोई लेना देना नहीं। लेकिन यदि आप निजी क्षेत्र के कंपनी मालिक को लाभ दिलाने के लिए कर्मचारियों के, युवाओं के शोषण की व्यवस्था को खुली रखते हैं, उन्हें आजादी देते हैं कि आप पढ़े लिखे इंजीनियर से यदि 10,000 रुपए महीने में काम करा सकते हो तो करा लो, क्योंकि सरकारी नौकरी अगर देंगे तो हम तो 50,000 से नीचे नहीं दे सकते और तमाम सरकारी सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो आप नाम मात्र का वेतन देके काम करा लीजिए, जितना शोषण कर सकते हैं शोषण करने की आजादी है। युवा मरे तो मरे, सरकार को लेना देना नहीं है। युवाओं को मरने पर छोड़ दिए, तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिए। इतना बड़ा अंतर है। एक से एक पढ़े लिखे युवा, अब तो IIT पढ़े लिखे युवाओं को भी देश में रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, वो विदेशों में अवसर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहां कम नाम मात्र की वेतन में अच्छे से अच्छी इंजीनियरिंग पढ़ाई भी किए हुए युवा मिल रहे हैं। और जिस ब्रेन ड्रेन चैलेंज के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने चिंता की थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने चिंता की थी कि हमारे यहां का ब्रेन विदेशों में जा रहा है, अपनी प्रतिभा दिखा रहा है, अब पुनः वो फ्लो उस दिशा में हो चुका है, क्योंकि यहां औसत ब्रेन से नाम मात्र की वेतन पर काम लेने का सिस्टम शुरू हो गया है और उद्योगपतियों के लिए
निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए न्यूनतम वेतन संबंधी कोई दिशा निर्देश नहीं रह गया है। तो सम्यक अभियान के तहत हमने 2022 से ही समान कार्य समान वेतन, चाहे सरकारी हो चाहे निजी क्षेत्र हो, इस आशय की मांग उठाई है और ये आवाज कभी न कम होगी न बंद होगी। हम जानते हैं चंद उद्योगपतियों ने मेरे लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है, मुझे इस मुद्दे को वापस लेने के लिए कहा है, मुझे धमकियां भी दी गई है। अगर सरकार की ओर से भी धमकी उसमें मिश्रित हो जाती तो मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं सरकार से कहता हूं, है आपके पास बुलडोजर तो चला दीजिए मुझ पर, क्योंकि मैं किराए के मकान में रहता हूं, मेरा पास खुद का मकान नहीं है, ना बैंक बैलेंस है। आपकी जांच एजेंसी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं युवाओं के लिए लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा, मौत से मुझे डर नहीं लगता। यदि एक भास्कर राव रोकड़े को उद्योगपति डरा के धमका के मारने की धमकी देते हैं, यदि एक भास्कर राव रोकड़े मर भी गया तो विचारधारा के रूप में भास्कर राव रोकड़े जीवित रहेगा और हमारे लाखों युवा, करोड़ों युवा भास्कर राव रोकड़े बनकर के सम्यक विकास व नव क्रांति का मार्ग प्रशस्त करते हुए सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था इस देश में सुनिश्चित करके रहेंगे। धन्यवाद।